व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड इज चिराग और ये है आपका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में और अब मेरे हिसाब से 2 लेक्चर और लगेंगे, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है एंड वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। अब बच्चे अपने को समझना है कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी और ओपीसी। तो अब देख लो आने वाले पेजेस 1, 2 एंड 3 यहां तक, राइट। अब ये मैं आपको पहले एक ही बार में एक चार्ट में सिखा देता हूं, फिर इसे रीड करने के लिए रह जाएगा तुम्हारे भाई की टेंशन। चलो आज थोड़ा सा कलर्ड, अपन भी कलर्ड में पढ़ेंगे क्या भाई? हम क्यों नहीं पढ़ेंगे कलर्ड में? हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? आपका पेज कौन सा है? चलिए ये आपका सेगमेंट है। अब देखो एकदम आपके भविष्य जिस तरीके से चमकाते हैं उसी तरीके से इस पेन को आज थोड़ा सा यूज करते हैं। खैर हल्का सा डार्क दिखेगा पर क्या ही फर्क पड़ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो तो आप लिखते ही जाते हैं साथ साथ में। अब राजा आपको सीखना है दैट कंपनी हो सकती है 3 तरीके की। याद रखना कंपनीज एक्ट 2013 ने आपको 3 तरीके की कंपनीज दी है। एक को वो बुला रही है प्राइवेट कंपनी, दूसरे को वो बुलाती है पब्लिक कंपनी और तीसरे को वो बुलाती है 1 पर्सन कंपनी। यहां पे आपको बेटा क्या चीज ध्यान रखने की है? मुझे यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये 2013 कंपनीज एक्ट में पहली बार आई, उससे पहले नहीं थी। जो मैं बोल रहा हूं सुनते जाना, ये एमसीक्यूज हैं। इट इज अगेन अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। ये कोई अलग कंपनी नहीं है, होती प्राइवेट कंपनी है विथ सम मोर प्रिविलेजेस। ठीक है, विथ सम मोर प्रिविलेजेस। सिंपल है। तो 1 पर्सन कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। इसमें आपको मैंने 3 चीजें बतानी थी। 1 पर्सन कंपनी किसके रिकमेंडेशन पे आई? सर जे ईरानी कमिटी के रिकमेंडेशन पे आई। श्योर है? सर थोड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है इसीलिए बस इतना से कलर्ट करना था, बोर हो रहे थे। सुनाओ, मैं आपको तीनों कंपनीज का पहले लॉजिक समझाता हूं। बच्चे जब कभी भी आप कहते हैं प्राइवेट कंपनी, ना प्राइवेट कंपनी एक्चुअली क्या होता है ना, जो बड़ी क्लोज नेट लोग होते हैं जैसे फैमिली फ्रेंड्स, ये सब लोग साथ में आ गए, दे गाइस कमिंग टुगेदर एंड दे वांट टू वर्क। अब इन लोगों को अभी तक पैसों की जरूरत है, पर इतने पैसों की जरूरत नहीं कि पब्लिक से पैसा ले। ये एक दूसरे के रिसोर्सेज साथ में लेके भी काम खत्म कर सकते हैं। द ओनली थिंग वरिंग इन देयर हेड इज कि भाई हम लोग को खुद की लाइबिलिटी लिमिटेड करनी है, हम लोग को खुद की लाइबिलिटी लिमिटेड करनी है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं ना, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में आते हैं। अब ये बोलते हैं यार भैया ना हमको ज्यादा भीड़ बसड़ करनी है, ना हम लोग को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो हमको थोड़े प्रिविलेजेस दो। तो वैसे ही प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेजेस हैं, एग्जेम्पशंस हैं। तो इसीलिए ये जो क्लोजली नेट फैमिली मेंबर्स होते हैं या फिर दोस्त होते हैं, जब वो साथ में आके काम करते हैं, दे वुड ट्राई कि वो प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करे, जैसे रिलायंस। ओवर द टाइम बच्चों, जब आपकी कंपनी ग्रो करने लगती है, यू सी गुड प्रॉफिट्स और यू हैव एन आइडिया ऑफ एक्सपांशन, ऐसे टाइम पे जब आपको पब्लिक से पैसा लेने की जरूरत लगती है, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है, आप लोन्स के ऊपर ज्यादा नहीं रहना चाहते, दैट इज द टाइम बच्चे व्हेन यू विल ट्राई टू ऑप्ट फॉर पब्लिक कंपनी। मेकिंग सेंस? सो दिस इज द रैशनल बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। कभी भी ऐसा नहीं बोलना प्राइवेट मतलब छोटी, पब्लिक मतलब बड़ी। जरूरी नहीं प्राइवेट कंपनी भी बड़ी हो सकती है, बट हाँ एक बेसिक चीज, प्राइवेट मतलब एक अभी थोड़े कम लेवल पे,
पब्लिक होती इट्स अगेन अ वेरी जाइंट लेवल. नाउ व्हाट इज प्राइवेट, हाउ इज ओपीसी वर्किंग. अब देखो बेटा, इसको अपन ना एक ही चार्ट से सीखते हैं. मैं जो आपको चार्ट बनवा रहा हूं आप लिखते जाएंगे, अपने सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे. नाउ सबसे पहली पहचान एक प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी में होती है उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से. तो पहला हम बेसिस रख रहे हैं अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. बच्चा मेंबर्स मतलब क्या सर? सब्सक्राइबर्स. एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम कितने लोग चाहिए? प्राइवेट कंपनी बच्चे स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 2 लोग लगते हैं. पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 7 लोग लगते हैं. और ओपीसी स्टार्ट करने के लिए आपको 1 लगता है. ये कम से कम मिनिमम सब्सक्राइबर्स है जितने हमको चाहिए. अब आता है सवाल, सर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं इसके अंदर? मैक्सिमम शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं? अब देखो, आप प्राइवेट कंपनी हो, आप पब्लिक तो नहीं हो, तो आपको कहीं तो हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे. इसीलिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं बच्चों? 200. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स 200, उससे ज्यादा कभी नहीं होते. पब्लिक में हमने कहा पब्लिक है, पब्लिक में तो कोई गिनती होती नहीं है, इसीलिए पब्लिक कंपनी में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है. और लास्ट नाम है बच्चा 1 पर्सन कंपनी. राजा नाम में लिखा है 1 पर्सन कंपनी. 1 पर्सन कंपनी मतलब सिर्फ एक ही मेंबर, एक ही शेयर होल्डर होगा जो होगा. तो मिनिमम भी 1 और इसका मैक्सिमम भी कितना हो सकता है बच्चों? 1 ही हो सकता है. ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं. श्योर है? अब इधर समझना, ये जब आप 200 की गिनती करते हो ना प्राइवेट कंपनी में, ये जो आप 200 की गिनती करते हो ना प्राइवेट में, इन 200 में कुछ लोगों को नहीं गिना जाता है. इन 200 की गिनती में कुछ लोगों को नहीं गिना जाता. जैसे कि आप समझना, एक प्राइवेट कंपनी, अब बेटा देखो क्या होता है ना, 2 चीजें. पहली है ना, आप आगे चलेंगे जब है ना एग्जीक्यूटिव में आओगे तब आपको विकास सर में दोनों ही पढ़ाएंगे. स्वेट इक्विटी शेयर्स. अब बेटो ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है अपने को अभी नहीं सारा का सारा सीखना, पर एक बेसिक मतलब, हम स्वेट इक्विटी शेयर्स को कहते हैं कि जो बहाएगा पसीना उसी को मिलेगी हसीना. मतलब जब कभी भी आप क्लास के लिए, आई एम सो सॉरी, आप अपनी कंपनी के लिए कोई एक्सेप्शनल काम करते हैं तो इन रिटर्न कंपनी आपको रिवॉर्ड करने के लिए, आपको रिटेन करने के लिए फ्री में कंपनी के क्या गिफ्ट करती है? शेयर्स गिफ्ट करती है. अब बच्चे शेयर्स गिफ्ट करने का फायदा क्या होता है? एक तो आप कंपनी से कनेक्टेड फील करते हो, क्योंकि अब आप धीरे धीरे कंपनी के ओनर बनते जा रहे हो, तो यू फील वेरी हैप्पी दैट आई एम द ओनर ऑफ दिस कंपनी. तो आप काफी कनेक्टेडली, ईमानदारी से अच्छा काम करते हो. एक और चीज जो बहुत अच्छी हो जाती है, आपको समझ में आता है कि भाई कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है. डिविडेंड किस में से मिलता है? प्रॉफिट में से मिलता है. अगर मैं अच्छा काम करूंगा, प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होगा, तो मेरे को भी इन शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा. तो आप मोटिवेट हो जाते हैं. अब सर प्राइवेट बोलो या पब्लिक बोलो, प्राइवेट बोलो या पब्लिक बोलो, दोनों को ही अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स यानी कि खुद के इक्विटी शेयर्स फ्री में देने ही पड़ते हैं उनको मोटिवेटेड रखने के लिए. सर ऊपर अपन लोगों ने लिमिट पढ़ी मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, मेंबर्स. एम्प्लॉयज के ऊपर तो कोई लिमिट नहीं है. तो इधर एक चीज याद रखनी है, दैट वेदर इट बी अ प्राइवेट कंपनी और इट बी अ पब्लिक कंपनी, बच्चे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी एनी नंबर. कितने भी हो सकते हैं ना, उस पर लिमिट थोड़ी. अब बच्चा एक बात बताओ, एम्प्लॉयज कितने भी हो सकते हैं, तो अच्छा काम तो कोई भी एम्प्लॉयज कर सकते हैं, और अच्छा काम किया तो स्वेट इक्विटी शेयर्स तो किसी को भी दिए जा सकते हैं. तो इसीलिए बच्चे पहला रूल याद रखना, दैट वाइल, देखो पब्लिक कंपनी में तो प्रॉब्लम ही नहीं क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट नहीं है, बट वाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200 employees, I'm so sorry, 200 members, while counting the limit of 200 members, employees who have been given the shares, अच्छा given the shares हो या उन्होंने खरीदे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. So employees who have been given the shares or they have taken the shares are to be excluded
फ्रॉम द काउंट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपकी कंपनी के आज 180 आउटसाइडर मेंबर्स हैं और 1000 इंप्लॉइज है जिनके पास उन लोगों ने शेयर्स ले रखे हैं, तो टोटल मेंबर गिन के तो कितने होने चाहिए सर 1180, पर हम लोग क्या गिनेंगे कि हम 200 की लिमिट के अंदर ही हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो 1000 है ना, ये कौन है सर? ये 1000 तो हमारे इंप्लॉइज हैं, इनको काउंट नहीं करा जाता है 200 की लिमिट के अंदर, इनको काउंट नहीं किया जाता है 200 की लिमिट के अंदर। तो ये कंपनी बिल्कुल सही कर रही है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। अब सेकंड कंडीशन। अब एक बात समझो, जो आज आपका मेंबर बना है, जो आज आपके साथ है, वो कल कभी ना कभी आपका एक्स जरूर होगा। जो आज आपके साथ है वो कभी ना कभी आपका एक्स होगा। तो आज जो आपका एम्प्लॉई है ये कभी तो नौकरी छोड़ेगा, तो वो क्या बनेगा? आपका एक्स एम्प्लॉय बनेगा। जो आपका एम्प्लॉय है वो कभी ना कभी तो आपका एक्स एम्प्लॉय बनेगा, और उस दिन क्या करोगे? जिस दिन वो आपका एक्स एम्प्लॉय बनेगा। काय भाऊ काय, अब तो ये तुम्हारा एम्प्लॉय भी नहीं है, अब तो ये 200 की लिमिट में आ जाएंगे। आपने कहा हाँ यार ये तो दिक्कत है। तो सर एक काम करते हैं ना, इनको थप्पड़ मार के इनसे शेयर्स वापस ले लेंगे। अरे वो रिटायर होके जा रहा है, कैसे जा रहा है, शेयर्स क्यों वापस लेगा? शेयर्स तो उसकी ओनरशिप है, ओनरशिप कभी छीनी जाती है क्या? तो फिर कंपनी लॉ ने कहा क्या करना चाहिए चिराग सर आप बताओ। तो हमने कहा एक काम करो, ना आपके प्रेजेंट एम्प्लॉयज को और ना आपके एक्स एम्प्लॉयज को कभी भी 200 की लिमिट में काउंट करो। तो यानी कि अगर आप कभी भी मेरे एम्प्लॉय थे, आज आप मेरे एक्स एम्प्लॉय भी हो गए, तब भी आप मेरे शेयर्स होल्ड कर सकते हो, आपको 200 के काउंट में कभी भी नहीं लाया जाएगा। सो एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज बोथ आर एक्सक्लूडेड व्हाइल काउंटिंग द लिमिट ऑफ 200। वेरी सिंपल। एक रूल और सिखाऊंगा आपको प्राइवेट कंपनी का बेटा। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना, कुछ भिखारी शेयर होल्डर साथ में आ जाते हैं। सम शेयर होल्डर्स कम टुगेदर एंड दे बाय द शेयर्स टुगेदर। जॉइंट शेयर होल्डर कहते हैं इसको बेटा। दिस इज नोन एज जॉइंट शेयर होल्डर्स। अब देखो अगर पब्लिक कंपनी होती ना तो एक शेयर को 3-4 लोग साथ में लेके होल्ड करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर 1000 शेयर्स को 3-4 लोग साथ में मिलकर बाय करें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। पर राजा मान लो ये प्राइवेट कंपनी है, किसी ने इसका एक शेयर खरीदा है और ये एक शेयर ना 4 दोस्तों ने मिलकर खरीदा है, 1 2 3 4। आपने कहा तेरी 12, एक शेयर बेचने के चक्कर में 4 लोगों का नाम लिखना पड़ रहा है, अब क्या करूं? तो तीसरा रूल मैंने इन लोगों को बताया कि भैया क्या करो, जॉइंट शेयर होल्डर्स को काउंट एज 1। जॉइंट शेयर होल्डर्स आर टू बी काउंटेड एज 1। समझ में आया क्या? देख लो बच्चे, अब आपको 200 की लिमिट का पूरा ट्रीटमेंट आ गया है। आगे सर आगे चलो भैया, तो आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इज द मिनिमम कैपिटल you require to start the company. Dash is the minimum requirement of the company's capital. तो एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है, और ओपीसी में कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई। ओपीसी के अंदर कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई, ठीक है। मिनिमम कैपिटल। अब एक बात समझो, अब देखो बेटा क्या हो रहा है ना, अच्छा एक शेयर कितने का होगा? 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए। आप ऊपर बोलते हो कि मिनिमम नंबर सब्सक्राइबर 2 में पब्लिक कंपनी बन सकती है, फिर नीचे बोलते हो पर मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए चाहिए। हमने कहा तू क्यों बीच में आ रहा है? दिस इज हिपोक्रेट। आप एक शेयर खरीद के भी तो मेंबर ही बनते हो, ठीक है। इन दोनों ने एक एक शेयर खरीदा, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि 1 लाख की कैपिटल लानी है, या फिर पब्लिक कंपनी को जबरदस्ती बोल रहे हो 5 लाख की कैपिटल लानी है। नहीं चाहिए हमको 5 लाख की कैपिटल। इसीलिए 27 मई ऑफ 2015 में ही ये 1 लाख का और 5 लाख का प्रोविजन डिलीट कर दिया गया था। अब न प्राइवेट कंपनी, न पब्लिक कंपनी, न ओपीसी, तीनों को ही मिनिमम कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, जितना मन पड़े उतनी कैपिटल लाओ। श्योर है? ठीक है सर। तो अब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पता पड़ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पता पड़ गए, मिनिमम नंबर ऑफ कैपिटल पता पड़ गई। अब मिनिमम डायरेक्टर्स। बच्चों
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर लगते हैं, पब्लिक में मिनिमम 3 और ओपीसी में मिनिमम 1 डायरेक्टर लगता है। अब है ना इसका लॉजिक जो है ना, ये जो 2, 3, 1, इसका लॉजिक मैं आप लोग को नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना उसमें डायरेक्टर्स की बात है उसके अंदर पूरा दूंगा कि कैसे क्यों इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स रखा है। अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक हिंट दे रहा हूं, आगे आपको याद रहेगा। देखो कंपनी लॉ क्या बोलता है ना कि भाई आइडियली एक कंपनी में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2 डायरेक्टर बोलते हैं हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो जो तीसरा डायरेक्टर है वो टाई खत्म कर देता है और जहां पे मेजोरिटी होती है वो जीत जाती है। तो 3 बेस्ट होते हैं। तो वैसे तो हर कंपनी में 3 ही होने चाहिए थे ना मिनिमम डायरेक्टर, पर बच्चे कंपनी लॉ में एक और रूल है कि भैया कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। ये मैं सब आगे पढ़ाऊंगा, 3rd वाले चैप्टर में सब है। तो ये रूल है कि कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का नाम उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं लिखा हुआ तो जो इसके इनिशियल सब्सक्राइबर हैं वही इसके डायरेक्टर बन जाएंगे। जो इसके इनिशियल सब्सक्राइबर हैं वही इसके डायरेक्टर बन जाएंगे। सही बात है। अब देखो पब्लिक कंपनी में तो 7 सब्सक्राइबर है, तो इन 7 में से कोई भी 3 को आप डायरेक्टर बना सकते हो, पर बच्चों प्राइवेट में तो मिनिमम 2 ही सब्सक्राइबर होते हैं। मान लो कि उस कंपनी के पास 2 ही सब्सक्राइबर थे और यहाँ पे अगर अपन रूल ये रखते कि आपको पास तो 3 मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए, तो बेटा ये लॉ ही फेल हो जाता। फिर ये लॉ बनाने का मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि फिर भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पूरे नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए कंपनी लॉ ने इसको मद्देनजर रखते हुए इनके मिनिमम डायरेक्टर्स 2 किए और ओपीसी का मिनिमम डायरेक्टर 1 रखा, ताकि जो सेकेंड रूल है वो कभी भी खराब ना हो। इसको और डिटेल में बच्चों मैं आपको चैप्टर 3 के अंदर बताऊंगा। अभी के लिए थोड़ा सा याद रखते चलेंगे एमसीक्यूज के लिए। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट 2, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक 7, मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर इन ओपीसी 1, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय एंड जॉइंट होल्डर्स टू बी काउंटेड एज 1। पब्लिक में कोई लिमिट नहीं, ओपीसी के अंदर ओनली 1, मैक्सिमम मिनिमम सेम होता है। मिनिमम कैपिटल तीनों में कोई रूल नहीं है। मिनिमम डायरेक्टर्स 2, 3, 1। सिंपल, क्लियर? यस सर। Next up is the name of the company. Next up is the name of the company. बच्चे the name of a private company will always end with private or you say PVT limited. अच्छा बेटा, लिमिटेड का मतलब क्या होता है ना, दैट द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड एंड इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब इसके अंदर कुछ ही लोग हैं जिन सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द अनपेड अमाउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। पब्लिक कंपनी में आप पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखते, सिर्फ लिमिटेड लिखते हो। दिस मीन्स दैट दिस इज अ पब्लिक कंपनी। इफ इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इट बिकम्स अ पब्लिक कंपनी, सो इट इज ओनली लिमिटेड। यहां पे ओपीसी लिमिटेड, खत्म। आ जाओ, अब ये भी आपको समझ में आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम कैपिटल, मिनिमम डायरेक्टर्स, नेम ऑफ द कंपनी। बहुत 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 इजी था। एक चीज और सिखानी थी, वैसे मैंने आपको कल ही सिखा दी थी ये तो, राइट टू ट्रांसफर। बेटा याद है क्या? राइट टू ट्रांसफर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल। यहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल, यहां पे तो ट्रांसफरेबल की बात ही नहीं उठती। सही है, एक ही तो बंदा है, सारा पैसा उसी का है। श्योर, अब ये बेसिस समझ में आ गया। अब एक एक कंपनी का रैशनल समझेंगे। मेरे बच्चों को प्राइवेट पब्लिक ओपीसी के बेसिक आइडिया समझ में आ गए। चलो भैया अब जल्दी से देखते हैं, टाइम तो वेस्ट करना ही चाहिए अपने को भाई। सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी की बात करता है। देखो 2 सबसेक्शन 20 कंपनी समझाता था, 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी समझाता है। ये बोलता है कंपनी हैविंग सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड बाय इट्स आर्टिकल्स। अब राजा एक प्राइवेट कंपनी को समझा जाता है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। देखो कैसे समझना है, उसमें लिखा होगा कि हमारे नंबर कभी 200 से ज़्यादा नहीं जाएंगे मेंबर्स का, हम लोग कभी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे, हम लोग कभी पब्लिक अगर पैसा आके देगी भी तब भी हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हमारा राइट टू ट्रांसफर जो है वो हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। अगर ये 4 चीज़ें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है तो आप प्राइवेट कंपनी है। इनमें से एक भी चीज़ हट गई तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? पब्लिक कंपनी। तो प्लीज़ यहाँ पे लिख लो द रेस्ट्रिक्शंस given in the article of association if removed will make the company go public। सही है, देख लो। अच्छा AOA MOA क्या होता है अभी बताता हूं। So by which its articles restrict the right to transfer of its shares, limits the number of members to 200,
prohibit any invitation to the public to subscribe for any securities. It will never invite any public. बच्चे यहीं पे लिख के रख लो क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है. It will neither invite neither. अच्छा देखो ऐसा भी तो हो सकता है ये बोलते मैंने तो इन्वाइट किया ही नहीं, पब्लिक अपने आप आ गई. तो इसी पॉइंट को लिख दो. It will neither invite the public nor it will accept deposits from public. यहीं पे लिखो. It will neither invite the public nor it will neither invite the public nor it will accept deposits from the public. Now, the word private limited must be added at the end of the name of a private limited company. 149(1) further lays down that a private company shall have minimum number of 2 directors. चल पता है अपने को. The only 2 members may also be the 2 directors of the private company. रूल समझ में आ गया क्या? ऐसा कब होगा? अगर आर्टिकल्स में नाम ना लिखा हो. आपको जो एडिशनल पॉइंट्स है जो मेरे सारे बच्चों को आते हैं, where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट शेयर होल्डर्स. प्राइवेट कंपनी में जॉइंट शेयर होल्डर्स को कैसे ट्रीट करना था बेटा? सर जॉइंट शेयर होल्डर्स को हमने सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करना है. फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स. मतलब 200 की लिमिट में इन लोगों को नहीं गिना जाएगा. देखो, पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय. पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू बी द मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीजेस. मतलब सर एक्स एम्प्लॉय जिसने हमारे यहाँ नौकरी की है, जब वो नौकरी कर रहा था तब हमारे शेयर्स खरीदे थे और आगे भी उन्हें कंटिन्यू करना चाहता है. सी, इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज नॉट ओनली द नंबर ऑफ मेंबर दैट इज लिमिटेड टू 200. सॉरी, इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज ओनली द नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज लिमिटेड टू 200. मैंने कहा था ना, इंप्लॉइज कितने भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स कितने भी हो सकते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कितने भी हो सकते हैं. A private company may issue debentures to any number of person. The only condition being that an invitation to public to subscribe for debenture is prohibited. You will not invite public. आप सिर्फ पब्लिक को इन्वाइट नहीं करोगे, बाकी आपको जितने डिबेंचर्स चाहिए आप उतना इशू कर सकते हो. दैट्स कंप्लीटली अलाउड. बच्चे यहाँ पे एमसीक्यू हो सकता है, ध्यान देना है अपन ने. चलो आगे. आप पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी ना, अब देखो क्या क्या सेक्शन याद हो गए. 2 सबसेक्शन 20 कंपनी, 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट, 2 सबसेक्शन 71 पब्लिक कंपनी. अब पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. इधर मेरा एक्सप्रेशन समझेगा तुम? मालूम है, चल बाप को मत सीखा. समझा गया? तो ये अपने को ऑलरेडी आता है. मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी हैज सच पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. पॉइंट टू बी नोटेड, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी. अच्छा देखो इसमें क्या लिखा है, कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी. इसको बेटर लिख लो. अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी मेरे को आपको आगे सिखाना है, पर यहाँ पे एक याद रखना बात. अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को, अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को अक्वायर कर लेती है तो ऐसे केस में उस प्राइवेट को भी अपन डीम टू बी क्या मानते हैं? पब्लिक कंपनी मानते हैं. बच्चे एमसीक्यू हो सकता है, लॉजिक वॉजिक सब आगे बताऊंगा इसके. अभी एमसीक्यूज के लिए इसको याद रखना. नाउ व्हाट इज 1 पर्सन कंपनी? आई एम ऑलवेज अ 1 मैन आर्मी. अब देखो 1 पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है बेटा? 1 पर्सन कंपनी इज अगेन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. कोई ज्यादा मेहनत का सौदा नहीं है. 1 पर्सन कंपनी ने हमको बताया भाई देखो, आप जैसे ना आप सब लोग अपने अपने एरियाज में रहते हो, कोई ना कोई आपके एरिया में ऐसी चीज़ होगी जो बहुत ही टेस्टी होगी, जो बहुत ही बढ़िया होगी, जो आप चाहते हो कि पूरी दुनिया खाए, पूरा इंडिया देखे, पर वो वहीं मिलती होगी. जैसे हमारे यहाँ कुछ है, आपके यहाँ कुछ होगा, हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग होता है. तो ऐसे केस के अंदर जब आप बात करते हो कि भैया 1 पर्सन कंपनी की अपन बात कर रहे हैं, सो ऐसे केस में व्हाट यू वांट इज कि हर जगह हो. जैसे हमारे यहाँ भाई उदयपुर में भाई कुछ मिठाई वालों की दुकान है जिनकी मिठाइयाँ बहुत एक्सेप्शनल है. सो वाई आई फील कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पुणे में भी मिलनी चाहिए, हर जगह मिलनी चाहिए. वहाँ की भाई राजस्थान की कचौरी बहुत अच्छी होती है, हमें लगता है कि भैया हर जगह मिलनी चाहिए. बट दे आर स्टिल नॉट हियर.
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दे आर नॉट रेडी टू टेक दिस मच ऑफ रिस्क. हमने उनको जाके बोला भैया आप एक काम करिए, आप कंपनी बनाइए. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बीकानेरी भुजिया. बीकानेरी भुजिया व्हेन इट वाज क्रिएटेड वाज सच अ स्मॉल थिंग, बट देखो आज पूरे भारत खा रहा है भाई. आज के टाइम में 8 बजे के बाद वाले लोग जो हाथ में कुछ लेके बैठते हैं उनके लिए तो बीकानेरी भुजिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट गाय टुक दैट इनिशिएटिव टू कम आउट. बट हर कोई बोलता है कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे. क्यों? हमने पूछा आप एक बात बताओ, आप क्यों कंपनी नहीं बनाना चाहते? हमने पूछा वाई यू डू नॉट वॉन्ट टू मेक अ कंपनी. अब बचे ना, मैं आपको इसका आंसर करूं उससे पहले याद रखना जे ईरानी ने 1 पर्सन कंपनी क्यों रेकमेंड करी थी. जे ईरानी ने 1 पर्सन कंपनी क्यों रेकमेंड करी थी? वो इंडियन बिजनेसेस विच आर, सो वो इंडियन बिजनेसेस विच आर, कहां गया बे, into unorganized sectors, Indian businesses which are into unorganized sectors, उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाना चाहता था. उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाना चाहता था. दिस इज द रीजन जो जे ईरानी ने बोला था. हम भी वही कर रहे हैं जो हमारे यार आज के टाइम में छोटे छोटे लोकल वेंडर्स जो बहुत ही टेस्टी काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हम उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना चाह रहे हैं. तो एक चीज याद रख लेना दैट दिस 1 पर्सन कंपनी कंसेप्ट, द ओपीसी कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू, इट इज ओनली लिमिटेड टू इंडियन सिटीजन and Indian resident. So it is limited to Indian citizen and Indian resident. ये बात याद रखनी, और किसी तक नहीं जाता, ये इन्हीं लोगों के लिए. समझ में आ गई बात? ठीक है. So now याद रखना कोई फॉरेनर यहां पे आके कंपनी नहीं बना सकता, ओपीसी नहीं बना सकता. And now what do you want to make a company? तो वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू मेक अ कंपनी? तो उन्होंने पहली चीज बोली कि भैया बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेज हैं, मतलब बहुत लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, हमसे नहीं होता. हमने पूछा और? तो इन्होंने सेकंड बोला भैया कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है. हमने कहा और? तो उन्होंने बोला एक एक्सपेंसिव चीज में हाथ डालने वाला है, हमारी कॉस्ट बढ़ती है काम करने की, हमको नहीं करना. और उन्होंने बोला कहीं ना कहीं हमारे हाथ से हमारा मैनेजमेंट भी चला जाता है, और आप फिर हमसे अनरीजनेबली न्यू एक्टिविटीज़ करवाते हो, लाइक आप ज़बरदस्ती लोगों को अपॉइंट करवाते हो. हमने कहा भाई कौन से लोगों को? आपने बोला CS को अपॉइंट करवाते हो, CA को अपॉइंट करवाते हो, हमको नहीं करना इतना खर्चा, हम खुश है जितने में है. जे ईरानी ने बोला ये सारी दिक्कतें सॉल्व करते हुए तुमको एक ओपीसी बनवाता हूँ. अब देखो सबसे पहले था तुमको कंप्लायंसेस और कंट्रोल का प्रॉब्लम. सो 1 पर्सन, अच्छा बेटा क्या ये भारत के लिए कोई नया कंसेप्ट है? भारत के लिए नया होगा पर वर्ल्ड के लिए नहीं है. हमसे पहले पाकिस्तान में 1 पर्सन कंपनी आ गई, ठीक है ना. सो 1 पर्सन कंपनी, टू स्टार्ट, सबसे पहला टू स्टार्ट अ ओपीसी, एन ओपीसी, the person who is starting the company should be an Indian, should be an Indian citizen and resident. ठीक है. अब आपने बोला कंट्रोल हाथ से चला जाता है. सो 1 person company can only have 1 member, can only have 1 member. वापस से देखना. And he can only be, he can alone
बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल। आप अकेले ही कंपनी के डायरेक्टर भी रह सकते हो। ही कैन अलोन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल। कैन ओनली हैव वन मेंबर एंड ही कैन अलोन बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यस सर, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं। इफ ही वॉन्ट्स कि उसको मैनेजमेंट में और लोगों की जरूरत है, he can increase the number of directors. He can increase the number of directors. वो उसकी चॉइस है, इसी का डिसीजन है, जिसको रखना है जिसको हटाना है इसकी चॉइस है। तो अब देखो, भारत का ही बंदा बना रहा है, पहला रूल क्लियर। इकलौता ही मेंबरों से ज्यादा हो ही नहीं सकते, मतलब कंट्रोल पूरा तुम्हारा, तो कंट्रोल का प्रॉब्लम। मैनेजमेंट भी तुम्हारे ही हाथ में, तुम चाहो तो और लोगों को अपॉइंट करो, ना चाहे तो मत करो। फिर तुम्हारा सीएस और खर्चों की बात है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी सीएस। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी सीएस। अरे तुमको चाहिए ना तो विदाउट सीएस काम करो, बस ऑडिट तुमको करवाना पड़ेगा। ऑडिट इज कंपलसरी, ऑडिट इज कंपलसरी, ठीक है। अच्छा, अब उसको बोला गया कि भैया, इसने बोला कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एजीएम करो। तो हमने बोला भाई तू क्या एजीएम करेगा, इकलौता ही मेंबर है। एजीएम मतलब मेंबर्स की मीटिंग, खुद को खुद ही बुलाएगा, खुद ही आएगा, खुद ही अटेंड करेगा, फायदा ही नहीं है। आपको एजीएम करने की जरूरत नहीं है। इसने बोला सर आप लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साल में 4-4 मीटिंग कराते हो, मेरे से नहीं होती इतनी। अच्छा, एजीएम क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये अपने को चैप्टर 3 में पढ़ना है, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा। राजा, उस पर बहुत बातें करेंगे अपन चैप्टर 3 में, डोंट वरी विद दैट। सो एजीएम एग्जेम्प्टेड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसे हर नॉर्मल कंपनी में 4 बार कम से कम मीटिंग करना जरूरी होती है, हर क्वार्टर में एक। हमने कहा तुम छोटी कंपनी हो ना, रुको, तुमको साल में इन वन कैलेंडर ईयर तुमको सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग मिनिमम करनी है ईच हाफ में। मतलब एक जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ, जनवरी से लेकर जून तक, और एक जुलाई से लेकर दिसंबर तक एक एक मीटिंग करनी है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप रखना, कम से कम 90 डेज का गैप रखना। वापस देखो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ सीएस, ऑडिट कंपलसरी है, एजीएम मत करो, बोर्ड मीटिंग साल में सिर्फ 2 ही करनी है विद 90 डेज मिनिमम गैप। हाँ, अब आपके कंप्लायंसेस भी कम हो गए। हमने कहा यार तुमको बुक कीपिंग में भी एग्जेम्पशंस है, तुमको बुक कीपिंग में भी एग्जेम्पशंस देंगे, जैसे तुमको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, एजीएम के मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीज़ों में एग्जेम्पशन देंगे। तो बुक कीपिंग में भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस दे दिए। हमने बोला अब बोल, इसने बोला 1 सेकेंड रुक जाओ, लेट्स चेक। मेरा लैपटॉप ही हैंग हो रहा है, इस गरीब आदमी को कुछ तो दिलाओ यार। कंप्लायंसेस का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया, कंट्रोल सॉल्व है, मैनेजमेंट सॉल्व है, एक्सपेंसिव से भी बचा लिया, सीएस का भी हटा दिया प्रॉब्लम, और खाली सीए का काम है। तो काफ़ी हद तक आपने प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी है। हमने अब इसने एक सवाल पूछा कि भैया क्या जब मैं 1 पर्सन कंपनी बनाऊंगा वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, क्या वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होगी? जिसका आंसर है यस, बिल्कुल। इट इज एज गुड एज अ private company. It is as good as a private company with more exemptions. समझ में आ रहा है क्या? जी सर, अभी हमको समझ में आ रहा है। अब राजा एक सवाल समझना, अब कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं,
that no single person can incorporate two OPCs at a time. मतलब एक बार में दो OPCs नहीं बन सकती, एक बार में सिर्फ एक ही OPC बना सकते हो, पुरानी बंद हो जाए फिर नई OPC बनानी हो बना लेना, पर एक बार में दो OPCs नहीं बनेंगी। अच्छा अब बेटा बात समझना, कभी तो ये सिंगल पर्सन मरेगा, अगर ये मरेगा तो फिर इस कंपनी को कौन संभालेगा, बहुत बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया ना, इसको बोला कि OPC को एक अपना 1% कंपनी को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा, यानी कि नॉमिनेट करना होगा। अब खासियत, ये नॉमिनी भी एक इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। सही बात है, समझ में आ गई बात। अब बच्चे मेरे को ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में, देखो क्वेश्चन क्या है। लेट्स से आई एम मेकिंग चिराग OPC प्राइवेट लिमिटेड, चिराग OPC प्राइवेट लिमिटेड। चिराग ने नॉमिनेट किया है विकास वोरा को, चिराग ने नॉमिनेट किया है विकास वोरा को कि इन द इवेंट चिराग मर जाता है, पागल हो जाता है या फिर किसी कारणवश OPC नहीं संभाल पाता है तो विकास वोरा उनके OPC संभालेंगे। चिराग एक इंडियन रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन है और विकास सर भी एक इंडियन रेसिडेंट और इंडियन सिटीजन है, मतलब ये बिल्कुल वैलिड है। अच्छा अब ये ना मिस्टर हरीश मथारिया ने भी एक हरीश OPC प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, उन्होंने भी नॉमिनेट किसको कर दिया, विकास वोरा को ही कर दिया कि मैं मर गया या मैं पागल हो गया तो मेरी OPC विकास सर संभालेंगे। द क्वेश्चन इज कि क्या विकास सर एट अ टाइम दो OPCs के नॉमिनी बन सकते हैं? आपने कहा सर बनने दो ना, OPC नॉमिनी में क्या है, अभी तक कोई कंपनी थोड़ी चला रहे हैं वो, पर बेटा नहीं, वो एक बार में दो कंपनी के नॉमिनी नहीं बन सकते, एक बार में दो कंपनी के नॉमिनी नहीं बन सकते। सर ऐसा क्यों, इसका लॉजिक क्या है? मान लो हरीश सर और मैं साथ में कार में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, दोनों साथ में मर गए, तो किसको चलाएगा? एक बंदा तो एक बार में एक ही OPC रख सकता है, इसीलिए विकास वोरा को चूज करना होगा। जब हरीश सर उनको नॉमिनेट करें तो विकास सर को चूज करना होगा कि क्या वो चिराग के नॉमिनी रहना चाहते हैं या वो हरीश सर के नॉमिनी बनना चाहते हैं। इन द इवेंट वो हरीश सर के नॉमिनी बनना चाहते हैं तो उनको मुझे छोड़ना होगा, और इन द इवेंट अगर वो मेरी नॉमिनी रहना चाहते हैं तो उनको हरीश सर के ऑफर को मना करना होगा। समझ में आ रहा है? सो नॉमिनी अपॉइंट करना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और क्या याद रखना था? 2 बोर्ड मीटिंग्स इन अ ईयर, कैलेंडर ईयर है बेटा, एंड गैप इज 90 डेज। सर और क्या याद रखना है इसके अंदर? और क्या याद रखोगे यार? मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर 1, तो पूरा कंट्रोल आपके पास ही है। नो AGM, गुड टू गो यार। काफी हद तक आपने OPC का बहुत सारा डिस्कस कर लिया यार, आई थिंक इट्स गुड यार। ठीक है, और बाकी नोट्स में देख लेते, कुछ छूट गया होगा तो उधर ही समझा दूंगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 talks about 1-person company means a company which has only 1 person as a member. This is the member. It shall have minimum of 1 director. An OPC may be formed either as a company limited by shares or company limited by गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा ये जो है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, तो इस पॉइंट को भी यहीं छोड़ दो, अपन नेक्स्ट लेक्चर में पहले वो सीखेंगे फिर इस पॉइंट पे वापस लेके आऊंगा। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया। बच्चे 3 चीज, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, वो ही एलिजिबल है 1-person कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। शैल बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1-person कंपनी। No person shall be eligible to incorporate more than 1-person company or become nominee in more than 1 such company. आता है सर ऑलरेडी। No minor shall become member or nominee of OPC or can hold shares with beneficial interest. Minors को बिल्कुल ही दूर रखा है OPC से।
Now some points to be noted. One person company will be registered as a private company with one member and one director. So it is a private company only. कुछ भी नया नहीं है. It is as good as a private company. Where a natural person being a member in one person company becomes a member in another such company. अब क्या हुआ? विकास वोरा या तो इस कंपनी के मेंबर थे या फिर किसी एक विकास वोरा की खुद की ओपीसी थी और वो किसी और कंपनी के नॉमिनी भी थे. सो वेर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी, मतलब एक और वन पर्सन कंपनी बनते हैं बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी. सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद इन अ पीरियड ऑफ 182 डेज. एक सेकंड, इसको यहां पे करेक्ट करो, ये गलत है. सच पर्सन शैल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and nominate one company where he wants to hold as a member. आप ध्यान रखना, एक वन पर्सन कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है ना. एक वन पर्सन कंपनी को अपन एनपीओ के फॉर्म में बना सकते हैं और ना ही एक एनपीओ को वन पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8. सेक्शन 8 इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्ट और कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी only if a period of 2 years is required from the date of incorporation unless the threshold limit of paid up capital is increased beyond 50 lakh or average turnover during the relevant period exceeds 2 CR. अच्छा, आप एक काम करो, ये पूरा कट करो, मैं लिखा रहा हूं आपको, ठीक है. बहुत ही छोटा सा पार्ट है, देखो बेटा. 1 जो मैं बोलूं लिखना. अ वन पर्सन कंपनी कैन नेवर बी incorporated in the form of a section 8 company neither it can be converted into सेक्शन 8. ना इसको सेक्शन 8 यानी कि एनपीओ फॉर्म में बनाया जा सकता है और ना इसको कन्वर्ट करके सेक्शन 8 में ले जाया जा सकता है. ये कंडीशन एकदम क्लियर है, बहुत ही बढ़िया. ऑब्वियसली क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज बिजनेस को ऑर्गेनाइज सेक्टर में ला रहे थे तो एनपीओ की तो बात ही नहीं आती. सेक्शन 8 इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब बच्चे सेकंड पॉइंट समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए कट करके वापस लिखा रहा हूं. अब देखो, कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहले लिखना मत, अभी समझना. कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जान पूछ के ओपीसी इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि उसको इनकॉर्पोरेट करना सिंपल है, जल्दी हो जाती है. फिर ओपीसी बना के खुद को कन्वर्ट कर लोगे, चाहिए तो प्राइवेट कंपनी के अंदर या फिर पब्लिक कंपनी के अंदर. तो हमने कहा साला ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेंदी प्रोसेस को कट करने के लिए ओपीसी को सिर्फ एक एंट्री पॉइंट बना दे और पूरी ओपीसी की सत्यानाश करके रख दे. इसीलिए कंपनीज एक्ट रूल लाया आपके लिए. यार मेरा लैपटॉप ठीक है. अब इसीलिए क्या रूल आया दैट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी it cannot be voluntarily converted into any other form of
It cannot be converted into any other form of company in the first 2 years. तो पहले इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहले के 2 साल हैं उसके अंदर आप खुद को कन्वर्ट नहीं कर सकते. कौन सा कन्वर्जन नहीं कर सकते? वॉलंटरीली कन्वर्ट नहीं कर सकते. अरे पर सर मेरी कंपनी बनते ही पहले साल में अरबों का फायदा हो रहा है, नहीं चल सकती इतने छोटे में, कुछ तो रास्ता दो. तो हमने कहा ठीक है, अगर तू कह रहा है कि तू इतना ही प्रॉफिट कमाने लग गया है तो हम एक्ट के थ्रू ही एक कंपल्सरी कन्वर्जन या फिर हम कहें स्टैट्यूटरी कन्वर्जन का ऑप्शन लाते हैं, कंपल्सरी कन्वर्जन और स्टैट्यूटरी कन्वर्जन का एक ऑप्शन लाते हैं. ठीक है सर, पर सर क्या ऑप्शन है ये कह रहा है, देख लो मैं ना पूरा पास से अभी तक का रूल बताऊंगा. देखना, ये कहता है अगर एक कंपनी की पेड अप कैपिटल, मतलब आपने जो मेंबर ने, इकलौते ने 50 लाख से ज्यादा की पेड अप कैपिटल हो जाए, या फिर और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए, आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, तो आपको मैंडेटरीली कन्वर्ट होना पड़ेगा आइदर इनटू अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. अब देखो क्या हुआ, लोगों ने इस रूल के साथ भी मजाक करना चालू कर दिया. लोगों ने इसका मजा लिया. कैसे? अब इसमें और कंडीशन है कि या तो पेड अप कैपिटल या टर्नओवर. अब देखो टर्नओवर तो ऑब्वियसली आप बढ़ा नहीं सकते अपना, पेड अप कैपिटल बढ़ा के दिखाने में क्या है, लिख दो ना कि मेरे बिजनेस में मेरी 1 करोड़ की पेड अप कैपिटल है. तो पेड अप कैपिटल बढ़ाना तो कोई बड़ी बात थी नहीं. तो लोग क्या करते थे, जिनको कन्वर्जन करना होता था वो जान पूछ के अपनी कैपिटल 50 लाख ले जाते थे और कन्वर्ट कर देते थे. इसीलिए यहां पे अमेंडमेंट आया, और अब बोला जाता है कि व्हेनेवर योर पेड अप कैपिटल क्रॉसेस 50 लाख एंड योर टर्नओवर आल्सो क्रॉसेस 2 CR, मतलब ये दोनों कंडीशन देखो, और में आइदर ऑफ द कंडीशन पूरी होनी चाहिए थी, एंड में पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर दोनों पूरा होना चाहिए. जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब आपको मैंडेटरी कन्वर्जन करना पड़ेगा. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. देखो भैया, अब तुमको चाहिए ना, तुमको मन है तो रीड कर लो, मैंने तुमको ऑलरेडी करवा दिया है. जो अपन ने लिखा है ना बस वही लिख के रखना. दैट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम. सो वॉलंटरी कन्वर्जन नॉट इन द फर्स्ट 2 years. हाउएवर इफ द पेड अप कैपिटल and turnover exceeds 50 lakh and 2 CR, then mandatory conversion has to be done, which is compulsory conversion, or you call it as statutory conversion into private or public company. That's it. सिर्फ लास्ट इतनी चीज पढ़ा नहीं, बेनिफिट, एंड वी आर डन. उसके बाद नया फॉर्म ऑफ कंपनी पढ़ना है. So it gives the individual entrepreneurs all the benefits of a company, which means they will get credit, बैंक से लोन ले सकते हैं, सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब मार्केट इन द सेंस मतलब जनरली मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है कंपनी को. A one-person company would provide tremendous opportunity for small business and traders, including those working in areas like handloom, handicraft and pottery. एक सेकेंड, यही तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. सो वन पर्सन कंपनी कहीं ना कहीं ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी देगी स्मॉल बिजनेस को इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज वो पॉटरी, हैंडलूम, ये सब अनऑर्गेनाइज्ड है. The amount of compliance by a one-person company is much lesser in terms of filing returns, balance sheets, audits, everything is very less. ये कुछ याद रखने का नहीं था, सिर्फ बताने की बात थी ओपीसी की तारीफ में. एंड वी डन. एंड अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज स्मॉल कंपनी, एंड इसी से आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट देयर, बस खत्म कर रहे हैं जल्दी जल्दी. इसी तरीके से बने रहिएगा. तब तक के लिए हाथ धोते रहिएगा, मिलते रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.